हेलो, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका भान ई क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं मनोज पवार मिशन रीड में आपके साथ। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे और हमारे रीड सिलेबस के एसएसटी पोर्शन में सब्जेक्ट में सबसे पहला जो सिलेबस का पॉइंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा विषय बिंदु रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए, भारत इतिहास को अगर हम जानना चाहते हैं तो चाहे वो किसी भी क्लास की बात रहे, हमारे इतिहास पोर्शन की शुरुआत अगर होती है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। छोटी कक्षाओं से ये विषय हम पढ़ते आ रहे हैं, इस बिंदु के ऊपर हम अध्ययन करते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं रीड के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से निकल करके आते हैं, अभी तक कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कौन से प्रश्न संभावित रहेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, इस बिंदु पर आने से पहले मैं बात याद दिला दूं, जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि हमारे इतिहास विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इतिहास क्या है, एक बार बेसिक जानकारी, क्योंकि एक बार प्रश्न आ चुका है रीट एग्जाम के अंदर। देखिएगा, इतिहास शब्द इति धन हास शब्द से मिलकर बना है और जिसका सीधा सा तात्पर्य निकल करके आता है। इति का मतलब रहेगा पूर्व में, हास का मतलब घटित या घटित होने वाली। तो हम लिख सकते हैं इसको कि पूर्व में घटित होने वाली घटनाएं, और उन घटनाओं का अध्ययन ही हम इतिहास विषय में करते हैं। यही इतिहास का सीधा सा तात्पर्य है कि वर्तमान में हम अगर पिछली किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब होता है सीधा सा कि हम इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इस इतिहास की बात करें तो जो प्रश्न की बात की थी मैंने, जो निकल करके आया था इस बिंदु से, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक वह कौन सा व्यक्ति है जिसको इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है? और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछा भी जा चुका है कई प्रकार के एग्जाम्स के अंदर। तो देखिएगा, हेरोडोट्स ये एक यूनानी इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है और काफी समय के पश्चात इनका भारत भी आगमन होता है। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए कि इतिहास लिखने की प्रथा या इतिहास अध्ययन की प्रथा किसके प्रभाव से प्रारंभ हुई, तो निकल करके नाम आता है विलियम जोन्स। देखिएगा, औपनिवेशिक काल की बात है, विलियम जोन्स, और एक व्यक्ति का और नाम निकल करके आता है जिसको कहते हैं, विलियम जोन्स के ही तरह वह व्यक्ति भी भारतीय ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, विविध भाषाओं की जानकारी प्राप्त की, और उनका नाम है जे.एस. मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल के नाम से जाना जाता है। और जॉन स्टुअर्ट मिल की देखिए विचार क्या है भारतीय इतिहास के बारे में, वो जानना जरूरी है। कि उन्होंने कहा कि हमारे पश्चिमी देश, जिसमें क्योंकि यूरोप एक समृद्ध महाद्वीप माना गया था, काफ़ी सारे ऐसे छोटे बड़े देश थे जिन्हें उन्होंने अपना औपनिवेशिक तौर पर गुलाम बना रखा था। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि यूरोपीय जो देश हैं उनकी लाइब्रेरी का सिर्फ एक रैंक की बात करें तो उस एक रैंक और पश्चिमी देशों के सारे साहित्यों को, ऐतिहासिक साहित्य को मिला दिया जाए तो भी हमारा यूरोपीय साहित्य उनसे काफ़ी आगे है। उसका रीज़न ये था, कारण ये था, क्योंकि इतिहास को अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो भारतीय इतिहास और यूरोपीय इतिहास में अंतर कैसे पैदा होता है या क्या महत्वपूर्ण अंतर रहता है, जिसके कारण पश्चिमी इतिहासकार भारतीय इतिहास को उतना महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि यूरोपीय इतिहासकारों ने घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखने की प्रथा प्रारंभ कर दी थी, उनके यहाँ पर यह व्यवस्था पहले से मौजूद थी। किंतु भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो भारतीय स्रोत को जानने के स्रोत हैं दरबारी कवि या दरबारी साहित्यकारों द्वारा लिखे गए ग्रंथ कह सकते हैं हम,
राज प्रशस्तियां हो सकती हैं जिसमें राजा से संबंधित उनके कार्यों की प्रशंसा की जाए। इसके अलावा वंशावली लेखक जो होते हैं उनके द्वारा लिखी गई वंशावली। लेकिन बात यहाँ पर आकर के थोड़ा सा अलग मोड़ ले लेती है कि भारतीय इतिहास के अंदर कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका अलग अलग भारतीय स्रोतों में उल्लेख तो मिलता है लेकिन उनका वर्णन भिन्न भिन्न मिलता है। जैसे बात करेंगे हम पृथ्वीराज और गौरी के मध्य होने वाले युद्धों की बात, तो कोई साहित्यकार 21 युद्धों का वर्णन करता है तो कोई 17 युद्धों का वर्णन करता है, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत पर या ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर 2 युद्धों को प्रमाणिक माना गया है। तो कहीं ना कहीं एक कमी रही है भारतीय इतिहास लेखन में। तो ये जो व्यक्ति हैं विलियम जोन्स, इनके प्रभाव में आने के पश्चात भारतीय इतिहास को या भारतीय इतिहासकारों को इतिहास लिखने की एक नई प्रेरणा मिली। यानी भारत में इतिहास लेखन किसकी वजह से प्रारंभ हुआ, तो विलियम जोन्स। यहाँ कुछ बातें मैंने इतिहास से संबंधित की। अब बात करेंगे, कई बार हम देखते हैं कि इस प्रकार का तिथि के साथ में ईसा पूर्व या इंग्लिश में कह दे तो लिखा हुआ आएगा BC और एक लिखा हुआ आता है AD। और क्या इसमें देखिए अंतर क्या रहेगा, ईसा पूर्व उल्टा चलेगा। जैसे कि जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जन्म 544 है तो मृत्यु यहां पर हो जाती है साथ 465। इस प्रकार से अगर चलने वाली व्यवस्था है तो वो ईसा पूर्व BC का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के पूर्व की घटनाओं को कहा जाता है ईसा पूर्व। और दूसरी जो व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं एनो डोमिनो AD से, और ये वैसे ही चलता है जैसा कि हम देखते हैं कि 465 से लगा करके 565, ये व्यवस्था कहलाती है AD। तो ये कुछ इतिहास लिखने के लिए और तिथियों को जानने की एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इसको कहते हैं BC AD। और देखिएगा अब हम बात करेंगे इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं और उनके आधार पर इतिहास को हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं को कितने वर्गों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार की चीजों का उपयोग होता है। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं साहित्य, लिखित रूप में प्राप्त जो रचनाएं उनको कहेंगे हम साहित्य। ये 2 वो चीजें हैं जिनके आधार पर इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इन दोनों के आधार पर इतिहास का जो काल है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला काल कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा काल कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा रहेगा ऐतिहासिक काल। देखिएगा किस प्रकार से ये व्यवस्था रहेगी इतिहास के कालों को समझने के लिए। यानी पुरातात्विक स्रोत में वे सारी चीजें आती हैं जैसे कि कहीं से खुदाई में कोई अवशेष मिल गए, कोई मृत भांड मिल गई, मोहरें मिल गई, या ऐसा कोई भी अवशेष जो मिलता है साहित्यों के अलावा वो पुरातात्विक स्रोत में सिक्के हो सकते हैं, मोहरें हो सकती हैं, मूर्तियां हो सकती हैं, पाषाण हो सकते हैं, कोई अस्त्र शस्त्र के अवशेष हो सकते हैं, वे सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। और लिखित रूप में मिलने वाली सामग्री को कहते हैं साहित्य। पूरा साहित्य यानी प्राचीन काल का साहित्य जो वर्तमान में हमें प्राप्त हुआ है। तो अगर ऐसी स्थिति बने कि पुरातात्विक स्रोत ही प्राप्त हो और साहित्यिक किसी प्रकार का स्रोत नहीं प्राप्त हो तो ऐसे काल को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं पाषाण काल, आदि मानव वाला समय पाषाण, और नव पाषाण काल, यानी कि सारी चीजें पत्थरों से निर्मित होती थी और उस समय लिखित और ऐसी कोई सामग्री प्राप्त नहीं हुई। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और साहित्य भी मिले हैं, लेकिन इन साहित्यों को पढ़ा नहीं जा सका, यानी अपठनीय साहित्यिक स्रोत मिलते हैं और पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। ऐसी ऐतिहासिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आज का जो हमारा विषय है, जो बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता, वो इसी ऐतिहासिक काल के दौरान हमको अध्ययन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार के काल की सभ्यता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल का तात्पर्य ये कि जहां पर
पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं और दोनों की जानकारी प्राप्त है, यानी कि मिलने वाले साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा जा सकता है, उनसे जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है और यह समय माना जाता है 600 BC के बाद का समय, यानी वो इतिहास का काल जो 600 ईसा पूर्व के बाद का समय है, क्योंकि उस समय हमें ऐतिहासिक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों की प्राप्ति भी हुई है और उनको आसानी से पढ़ा जा सका है, उनके भावार्थों को समझा जा चुका है। तो यहाँ जो हमारा विषय रहेगा आज का, वो आद्य ऐतिहासिक काल की सिंधु घाटी सभ्यता और उसी का आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, बेसिक चीजें जिनसे क्वेश्चन निकल करके आते हैं वो चीजें जरूर हम एक बार शेयर करेंगे आपके साथ में। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, सर्वप्रथम ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के संपर्क में कौन सा व्यक्ति आया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा, पाकिस्तान के अंदर मोंटगोमरी के जिले के अंदर और रावी नदी के तट पर। तो ये सारी स्थितियां बाद में क्लियर हुई, लेकिन सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस टिले को देखा, उसके बारे में जाना, वो व्यक्ति है चार्ल्स मैसन। एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक टूरिस्ट था जो घूमने के पर्पज से निकला होगा और उसने ये पाया कि ये जो टिला है ये अभूतपूर्व है, यानी ये जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है, इसके अंदर, इसके गर्भ में जरूर कोई रहस्यवादी घटना या रहस्यवादी वस्तु छिपी हुई है। इस प्रकार की उसे जानकारी 1826 में हुई जब चार्ल्स मैसन वहां पर घूमने के लिए गए और इन्होंने इसका जिक्र नैरेटिव जर्नी नामक अपने एक लेख में भी की है, लेकिन तब भी लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ। यानी चार्ल्स मैसन के ध्यान में सबसे पहले हड़प्पा का टिला आया, लेकिन अन्य लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, नहीं लेना चाहते थे, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन ये कह सकते हैं कि चार्ल्स मैसन वो पहला व्यक्ति, परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला व्यक्ति जिसने हड़प्पा को जाना, हड़प्पा को देखा, चार्ल्स मैसन। उसके बाद में जो अन्य व्यक्तियों की बात करेंगे, 1856 के अंदर, यह काल 53 से 56 का लिखा जाता है क्योंकि इस समय लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का काम चल रहा था। लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन का काम चल रहा था और इसी रेलवे लाइन का कार्य करने वाले दो जो इंचार्ज रहे, वहां के लाइन निर्माण के जो इंचार्ज रहे, इंजीनियर रहे, उनको बल्टन बंधुओं के नाम से जाना जाता है। बल्टन बंधु दो भाई हैं, एक का नाम है विलियम बल्टन और दूसरे का नाम है जेम्स बल्टन। तो इसको अपन लिख सकते हैं जेम्स और विलियम। दो भाई हैं, जेम्स बल्टन और विलियम बल्टन। ये दोनों भाई उस समय रेलवे लाइन पर मौजूद थे जहां रेलवे लाइन निर्माण का कार्य चल रहा था और रेलवे निर्माण के लिए आज के समय में हम देखते हैं कि रेलवे ट्रैक के नीचे एक, जिसको हम कहते हैं कंक्रीट को डाला जाता है ताकि उस रेलवे लाइन पर जब रेल गुजरे तो उसे एक स्पंज वाली जो स्थिति में पैदा किया जा सके। तो उसके लिए रेलवे ट्रैक के नीचे जो कंक्रीट डाली जाती थी तो उसके स्थान पर ईंटों के टुकड़े वगैरह ये सारी चीजें यूज होती थी। तो कार्य करते करते अचानक ये ज्ञात हुआ कि ईंटें तो खत्म हो गई है। तब कुछ मजदूर कहीं से ईंटें ला रहे थे, तोड़ रहे थे, उनको रेलवे ट्रैक के नीचे डाल रहे थे। तो जब इन दोनों भाइयों की नजर पड़ी, उन्होंने देखा कि आप ये ईंटें कहाँ से लेके आ रहे, ईंटें तो समाप्त हो गई। तो उन्होंने बताया कि पास में जो टिला है उस टिले के अंदर से ईंटें निकल रही है और हम उन ईंटों को लेकर आ रहे हैं। इसने, यानी इन दोनों भाइयों ने, बल्टन बंधुओं ने इसकी जानकारी अपने चीफ इंजीनियर को दी और चीफ इंजीनियर का नाम यहां निकल करके आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये उस रेलवे लाइन निर्माण के चीफ इंजीनियर थे और ये बल्टन बंधुओं ने जब ये रिपोर्ट उनके सामने बताई कि साहब यहाँ से कुछ ईंटें निकल रही हैं और ये ईंटें कुछ अलग सी भी लग रही हैं, तब अलेक्जेंडर जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने इन ईंटों का वहां से टिले से निकालने का कार्य रुकवाया। उन ईंटों को सैंपल के रूप में लेकर के इंग्लैंड की लेबोरेटरी में भेजा जहां उन ईंटों की जांच की गई और पाया गया कि ये ईंटें न केवल पुरानी है बल्कि हजारों साल पुरानी ईंटें हैं, बहुत पुरानी ईंटें हैं। और ईंटों का इतना बड़ा भंडार उस मिट्टी के टिले में से निकलना अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी। और 1904 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब ये जानकारी तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को दी तो लॉर्ड कर्जन ने
लॉर्ड कर्जन ने जब अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई तो लॉर्ड कर्जन ने एक विभाग का निर्माण किया, पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक विभाग। और इस पुरातात्विक विभाग का ये कह सकते हैं कि जनरल बनाया, जनरल, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल बनाया उसे ही, जिसने जानकारी दी, जिसने सूचना प्रदान की, एक कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक विभाग का जनरल बनाया गया, डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर उसको नवाजा गया, क्योंकि अंग्रेजों का हिसाब बिल्कुल क्लियर था, जो व्यक्ति कोई उपलब्धि लेकर के जाता है तो उस उपलब्धि का श्रेय उस अंग्रेज उसी व्यक्ति को थमा देते थे। ऐसा ही एक घटना हमको प्लासी के युद्ध की याद आती है, जब एक मामूली सा क्लर्क जिसको हम पढ़ते हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन व्यक्ति था, रॉबर्ट क्लाइव, वो एक साधारण सा क्लर्क था, कंपनी शासन में एक साधारण सा क्लर्क था, लेकिन उसने कुछ जानकारी दी कि साहब इस तरीके से अगर घेराबंदी करके युद्ध लड़ा जाए तो निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलेगी, और वैसा ही हुआ तो उसको बना दिया उस पूरे बंगाल प्रांत का पहला गवर्नर कह सकते हैं अपन, चलिएगा गवर्नर की पद से नवाजा गया। तो डायरेक्टर जनरल का पद दे दिया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, और इस विभाग की जो स्थापना है वो कर्जन द्वारा कोलकाता में कर दी जाती है, और इसको इंचार्ज बना करके बिठा दिया गया। और इसीलिए हम अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, पुरातत्व का जनक। तो एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट निकल करके आ रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब घटना आगे बढ़ती है और इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि साहब यहाँ पर जो ईंटें निकल करके आ रही है पुरानी है और कुछ ना कुछ इसके अंदर है। फिर घटना आगे चल करके आती है 1920 के अंदर एक नाम जॉन मार्शल, जो काफी प्रसिद्ध हुए इस सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट होकर के, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल का नाम यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है कि उस समय के जो गवर्नर जनरल है जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी द्वारा इस विभाग को, जिसको पुरातात्विक विभाग कहा था, इस विभाग का नाम भारतीय पुरातात्विक एवं अनुसंधान विभाग नाम दिया, और साथ ही इस डिपार्टमेंट के लिए, इस विभाग के लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किया, अलग बजट। और अब यहाँ पर पूरी तरह से जॉन मार्शल को ये छूट मिल गई है। जॉन मार्शल जो है, इनको इस भारतीय पुरातात्विक एवं अनुसंधान विभाग का पहला निदेशक नियुक्त किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अलग बजट इस विभाग के लिए पारित किया गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जॉन मार्शल जो 1920 में भारतीय पुरातात्विक एवं अनुसंधान विभाग के पहले निदेशक बनाए जाते हैं, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी कार्य करना है वो अब इनकी जवाबदारी बन जाती है। 1920 में इनको ये पद मिलता है। अब देखिए आगे चल करके और बात बताता हूं मैं आपको, आगे कौन कौन व्यक्ति जुड़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से, उसको प्रकाश में लाने से, उसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 1920 की बात हो गई। अब बात करेंगे हम 1921 की। जैसा कि सर्वविदित है 1921 में क्या हुआ था कि जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दो भारतीय पुरातात्विक विभाग या भारतीय पुरातात्विक जानकार जो थे, जिनमें पहला नाम आता है राय बहादुर दयाराम साहनी। और राय बहादुर दयाराम साहनी जो है, उनका संबंध कहीं ना कहीं हम जोड़ करके देखते हैं जयपुर से। सब जयपुर से कैसे क्या है, तो मैं बता दूं आपको, जयपुर रियासत के अंदर जो पुरातात्विक विभाग था उसके वो निर्देशक रह चुके थे। जयपुर यानी आमेर रियासत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक कौन थे, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो उनको जोड़ा जॉन मार्शल ने अपनी टीम में, और एक और व्यक्ति को निकाल करके लाए जिनका नाम है राखल दास बनर्जी। इन दोनों को जिम्मेदारियां सौंपी गई कि भाई साहब ये जो टिला है जिसके अंदर से कुछ ईंटे वीटे जैसी संरचना निकल रही है, इसकी आप खोज कीजिए और इसके अंदर क्या है वो ला करके दुनिया के सामने प्रकाश में लाइए। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, DR साहनी द्वारा
हड़प्पा की खोज और उत्खनन का कार्य किया गया। देखिएगा, जब मैं आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अलग से पढ़ाऊंगा उनकी विशेषताओं को, तब क्लियरली बताऊंगा कि सिर्फ इसमें दयाराम साहनी अकेले नहीं है, क्रम से आगे आगे दो नाम और जुड़ते जाते हैं। और आप कहें तो मैं यही बता दूं, देखिए विधिवत जो खुदाई का कार्य जो शुरू हुआ वो हुआ था साहब 1922 के अंदर D.R. साहनी द्वारा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, 1926 के अंदर उत्खनन में एक नाम और जुड़ता है, माधवराव वत्स, एक नाम और जुड़ करके आ गया। फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो 1946 के अंदर एक उत्खननकर्ता और जुड़ जाते हैं जिनका नाम है मार्टिन व्हीलर भी कहीं ना कहीं इसके उत्खनन में अपना योगदान रखते हैं। तो बात की मैंने आपको D.R. साहनी। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक अन्य स्थान 1922 नाम निकल करके आता है राखल दास बनर्जी, जो अगले या राय बहादुर दयाराम साहनी के बाद दूसरे व्यक्ति जॉन मार्शल द्वारा अपनी टीम में जोड़े गए थे। तो राखल दास बनर्जी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस प्रकार का और कोई स्थल है तो इनके द्वारा मोहनजोदड़ो को खोजा गया। मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो को खोजा कैसे गया कि एक टिले नुमा संरचना थी, उस पर कुछ स्तूप जैसा, यानी यह मोहनजोदड़ो है खुदाई से पहले एक स्तूप के रूप में था और यह स्तूप कुषाणकालीन स्तूप था, कुषाणकालीन स्तूप। और कुषाणों का संबंध बौद्ध धर्म से सर्वविदित है। तो कुषाणकालीन स्तूप की खुदाई करते करते इनको मोहनजोदड़ो नामक नए नगर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो यहाँ हमने देखा 1921 और 22 ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको सिंधु घाटी प्रकाश में लाने की बात कर रहा हूँ। क्रमवार हमने देखा, सबसे पहले चार्ल्स मैसन, उसके बाद में बर्टन बंधु, फिर ए कनिंगम, उसके बाद में जॉन मार्शल और उसके बाद में आते हैं आपके राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। देखिएगा, जब ये सारी चीजें इस प्रकार से जानकारी प्राप्त हो गई तो 1924 में क्या होता है, 1924 में लंदन में साप्ताहिक समाचार पत्र में विधिवत रूप से घोषणा कर दी जाती है। विधिवत घोषणा किस चीज की, यही सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक स्थलों के बारे में विधिवत घोषणा, यानी दुनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि भारत जो कि इंग्लैंड का उपनिवेश है वहां एक ऐसे स्थान की खोज की गई है, एक ऐसी सभ्यता की, एक ऐसा सिविलाइजेशन पता चला है जो दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल हो सकता है। यानी दुनिया में जितनी भी ज्ञात सभ्यताएं हैं उनमें सबसे प्राचीन अगर सभ्यता की बात करें तो भारत में स्थित है। इस प्रकार का प्रकाशन किया जाता है लंदन के एक साप्ताहिक समाचार पत्र में और ये घटनाक्रम पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। अब बात करते हैं, देखिएगा एक वर्ड, और ये RS प्री लेवल का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको कि जो ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इससे रिलेटेड एक शब्द देखिएगा और इसका उल्लेख मिलता है भारत के वैदिक साहित्य जिसको कहते हैं हम ऋग्वेद, सबसे पहले लिखा गया वेद हरियुपिया शब्द का उल्लेख हुआ है कहां, ऋग्वेद के अंदर। और ऋग्वेद में जो ये हरियुपिया शब्द आया है ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता को इंगित करता है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख हमें प्राचीनतम वेद यानी ऋग्वेद में भी मिलता है। ये कुछ बेसिक जानकारियां थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कि कैसे वो दुनिया के सामने प्रकाश में आता है। हरियुपिया, बिल्कुल ये नाम याद रखिएगा, ये क्योंकि मैंने बता दिया कि क्वेश्चन आया हुआ है बड़े एग्जाम के अंदर। चलिएगा इसे क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे के साथ सिंधु घाटी सभ्यता लोगों के ज्ञान में आ गई, प्रकाश में आ गई। अब उसमें धीरे धीरे नए खोजे और नए कार्य उसके साथ में जुड़ते आ रहे हैं। तो इसका काल क्या रहा होगा, काल समय कि ये सभ्यता कौन से समय से कौन से समय के मध्य अस्तित्व में रही। तो सबसे पहले हम इस मत को ही महत्व देते हैं। दो ही मत देखेंगे हम, वैसे बहुत से लोगों ने बहुत से मत दिए लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण मार्शल का है, हालांकि सत्य वो भी नहीं है लेकिन क्योंकि ये श्रेय उन्हीं को है। देखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, प्रश्न पूछते हैं तो सीधा सा जवाब रहेगा उसका राखल दास बनर्जी। अगर पूछते हैं हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, उत्खनन कार्य
किसके द्वारा किया गया, तो वहां नाम निकल करके आएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। लेकिन अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन खोज किसके निर्देशन में हुई, नॉट मोहनजोदड़ो, नॉट हड़प्पा, पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं पूछ रहा, वो पूरी ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है, तुम्हारा निर्देशन में नाम आएगा जॉन मार्शल का नाम आएगा। तो देखिएगा जॉन मार्शल जिनको श्रेय जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का, उत्खनन का, तो इनके द्वारा जो समय बताया गया वो है साहब 3250 बीसी से 3250 बीसी से 2750 बीसी। पूछ सकता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो मत निकल करके आता है वो आता है कार्बन 14 पद्धति कहते हैं उसको, C14 पद्धति। और इसका समर्थन दो लोगों ने किया है। पहले नाम आता है रोमिला थापर जिन्होंने C14 की पद्धति से जो तिथि निकली है उसका समर्थन किया है। और दूसरे हैं डीपी अग्रवाल। और ये जो तिथि है, कालक्रम है, ये सर्वमान्य है और ये रहता है साहब आपका 2300 से 1750 बीसी। कहीं कहीं पर 2300 के स्थान पर 2250 भी दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2250 2300 से 1750 बीसी कार्बन पद्धति के अनुसार। ये एक प्रामाणिक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है। थोड़ी सी जानकारी शेयर करूंगा कि क्या है C14 पद्धति, कैसे पता लगाया जाता है। देखिएगा साहब, जब आप लोगों ने सुना होगा, कई बार न्यूज में सुनते हैं कि साहब इतने 1000 साल पुराना मम्मी का अवशेष मिला है, इतना लाख साल पुराना डायनासोर का अवशेष मिला है, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कितने लाख साल पहले का अवशेष है। यानी वो ज्ञात करते हैं कितने सालों पहले ये जीवित था। देखिए प्रत्येक जीव के अंदर कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। साइंस वाले बच्चे इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बन हर जीवित प्राणी में निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में रहती है। और कार्बन के दो रूप होते हैं सजीव के अंदर, C12 कार्बन 12 और कार्बन 14। देखिएगा साहब, अगर उस जीव की मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 12 की संख्या तो यथावत बनी रहती है, लेकिन जो ये कार्बन 14 है इसकी मात्रा धीरे धीरे विघटित होने लगती है, मात्रा कम होने लगती है। और जिस समय ये अवशेष हमें प्राप्त हुआ उस समय उसके अंदर कार्बन 14 की मात्रा कितनी है और कार्बन 12 से उसको कंपेयर करते हैं। उसका एक निश्चित उनके पास कैलकुलेशन रहता है कि जो भी पुरातत्वविद होते हैं, कैलकुलेशन रहता है कि कार्बन 12 की संख्या इतनी है तो कार्बन 14 इतनी कम हुई, यानी 12 की संख्या की तुलना में 14 में आई जो कमी है उसको उस कमी तक जाने में कितना समय लगा। एक परफेक्ट कैलकुलेशन रहता है उनके पास में और उससे वो कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि कार्बन 12 के बराबर कार्बन 14 कब थी, यानी ये प्राणी जीवित कब था। तो पता चल जाता है कि कितने हजार, कितने सैकड़ों साल पुराना अवशेष हमें प्राप्त हुआ है। तो कार्बन 14 पद्धति से ये तिथि ज्ञात होती है और ये इंपॉर्टेंट है, सर्वमान्य है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब चलिएगा बात करेंगे इस सिंधु सभ्यता के नामकरण की। साहब ये नाम किसने दिया? देखिए जब नई कोई चीज लोगों के ध्यान में आती है, प्रकाश में आता है, वो घटना प्रकाश में आती है, तो कहीं ना कहीं उसको नामकरण दिया जाता है, नाम दिया जाता है। तो नामकरण की बात करूंगा कि इसे ये नाम किसने दिया। तो देखिएगा इस सभ्यता का नाम जो है सिंधु सभ्यता था। पूर्व में इसका नाम था सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता क्योंकि जो स्थल खोजे गए वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया है जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने ये नाम दिया। और देखिएगा एक और नाम निकल करके आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, और ये नाम इसका पड़ा है 1947, यानी कि भारत आज़ाद और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद। देखिएगा जब भारत पाकिस्तान का, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि दो बड़े प्रमुख स्थल खोजे गए वो पाकिस्तान में चले गए आज़ादी के बाद में। तो भारत के पास क्या रह गया? भारत के पास कुछ नहीं। तब जिस प्रकार से ये देखा गया कि सिंधु नदी के तट पर ये स्थल खोजे जा रहे हैं, तो सिंधु के समान भारत से पाकिस्तान की ओर
आगे बढ़कर बहने वाली जो नदी थी, प्राचीन नदी सरस्वती नदी, तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने और पुरातत्वविदों ने सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास भी उत्खनन कार्य को शुरू किया और कई उन्हें सफलता मिली, जिसके अंदर हम देखते हैं कालीबंगा है, गुजरात के बहुत से स्थल है, तो वो सिंधु और उसकी सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही प्राप्त हुआ। तो इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती, सिर्फ सिंधु नदी नहीं है, सरस्वती भी है, और सरस्वती है, ये तो थोड़ा बात कंफ्यूजन वाली है कि सरस्वती है नहीं है। तो देखिएगा, सरस्वती नदी से रिलेटेड एक बात मैं आपको बता दूं कि सरस्वती नदी अस्तित्व में थी, इसके कई सारे प्रमाण हैं। आध्यात्मिक प्रमाणों की बात करें तो हम ये कहते हैं कि वेद, भारत के अंदर मिलने वाले साहित्यिक ग्रंथों में पुरानी चीज जो है वो वेद है, तो वेदों की रचना सरस्वती नदी के तट पर की गई। अपौरुषीय कहते हैं, लेकिन सरस्वती नदी के तट पर, यानी कि उन ग्रंथों को लिखना अगर सत्य है तो उनको लिखने वालों ने सरस्वती नदी के तट पर, ये आध्यात्मिक आधार पर बता रहा हूं मैं आपको, साहित्यिक आधार पर बता रहा हूं। दूसरी घटना देख लीजिए, वर्तमान अनुसंधान का समय है भाई, काफी सारे वैज्ञानिक खोज हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट पिक्चर से सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र भी देखा जा सकता है। बलराम ने सरस्वती नदी के तट पर स्थित कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी, ऐसा महाभारत में कहा गया है। तो देखिएगा, सरस्वती नदी वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, लेकिन तब अस्तित्व में थी। तो सिंधु सरस्वती नाम पार्टीशन के बाद आया, ठीक है ना, सिंधु उनके पास है तो हमारे पास सरस्वती है। लेकिन सर्वमान्य नाम देखें तो ये नाम निकल करके आता है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता। देखिएगा, जॉन मार्शल विदेशी है, और विदेशों में ये रीति रही है कि जब भी कोई नई सभ्यता की खोज होती है तो उसका अगर नाम को लेकर कंफ्यूजन हो तो वही नाम दे दिया जाता है जो स्थल सबसे पहले खोजा जाता है। और हड़प्पा जो स्थल है सिंधु सरस्वती सभ्यता का, वो सबसे पहले खोजा गया, तो उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आ जाती है साहब नामकरण की। मैंने आपको काल बता दिया, नामकरण बता दिया, अब कुछ मतभेदों की बात ही चल रही है। उद्भव किसने किया, कैसे हुआ उद्भव, सिंधु सरस्वती सभ्यता अस्तित्व में आई साहब, इसका समय निर्धारित हो गया और यह भी निर्धारित हो गया कि इसका नाम क्या रहेगा। अब बात ये निकल करके आती है कि इस सभ्यता को बसाया किसने था, तो इसमें दो प्रकार के मत निकल करके आते हैं। पहला है विदेशी मत, और विदेशी मत में वही मार्शल, दूसरे हैं व्हीलर, और तीसरे हैं मार्शल, जॉन मार्शल, इसके बाद में व्हीलर है, मार्टिन व्हीलर, और तीसरे हैं चाइल्ड। और एक और नाम भारतीय पुरातत्वविद का भी जुड़ करके आता है, डी डी कोशाम्बी। ये क्या कहते हैं साहब, विदेशी मत का मतलब कि ये जो सभ्यता अस्तित्व में आई, इसको सभ्यता को बसाने का श्रेय जो है वो विदेशियों का है। इन्होंने कहा कि साहब ये तो सुमेरियन लोगों का काम है, सुमेरियन लोगों का काम है, यानी सुमेरियन लोगों ने ही, जिस प्रकार सुमेरियन सभ्यता बनी उसी प्रकार ये नजदीक में है, तो उन लोगों द्वारा ही सिंधु सभ्यता बसाई गई थी, ऐसा विदेशी मत कहता है। तो भारतीय मत की बात करें, भारतीय मत में सबसे इंपॉर्टेंट नाम निकल करके आता है राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी ने क्या कहा, राखल दास बनर्जी ने कहा कि नहीं साहब, ये जो सभ्यता है ये भूमध्य सागरीय लोगों द्वारा, और उसके लिए उन्होंने कहा द्रविड़ जाति के लोगों द्वारा ये सभ्यता जो है उनके द्वारा अस्तित्व में लाई गई। और ये जो मत है ये सर्वमान्य है। तो कई भारतीय पुरातत्वविद और कई सारे ऐसे जानकार लोगों ने कहा कि साहब जिस प्रकार से हम आगे चलकर देखते हैं आर्यों द्वारा वैदिक सभ्यता की स्थापना की गई, तो कहीं ना कहीं सिंधु सरस्वती सभ्यता भी आर्यों की ही देन है, ऐसा काफी सारे भारतीय इतिहासकार मानते हैं। लेकिन उनकी बात को सिरे से निकालने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे कई मत हैं जो इस बात को गलत साबित करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई, उसके बाद वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता को अगर कंपेयर करें तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। तो अगर जब आर्यों को पहले से पक्के मकानों को बनाना, रहना, ईंटों से बने हुए मकान, ये सब कुछ जानकारियां थी, तो क्यों वो इतने सालों के बाद में फिर झोपड़ों में जाकर के रहे, क्यों वो पशुओं पर आधारित जीवन जीने लगे,
पशुचारण पर आधारित जीवन जीने लगे, अगर पहले से वो इस प्रकार से एक व्यवस्थित जीवन जीने के आदी थे तो क्या जरूरत पड़ी उनको वापस पीछे, क्योंकि विकास आगे की ओर होता है न कि पीछे वापस आएंगे। तो इस प्रकार से इस मत को तो सिरे से नकार दिया गया और जॉन मार्शल के मत को भी ये कहकर के नकार दिया, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता में और सिंधु सभ्यता में जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं या जैसे नगर विन्यास और बहुत सी दूसरी चीजें हम देखते हैं वो पूरी तरह से भिन्न है, यानी कि इनका कोई आपस में ताल्लुक है ही नहीं। अगर एक ही व्यक्ति की या समूह द्वारा किया जाएगा तो दोनों जगह कुछ समानता तो होनी चाहिए। चलिएगा बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए कुछ उपनामों की। देखिएगा उपनाम, मैं नामकरण की बात नहीं कर रहा हूं, नामकरण में मैंने बता दिया है सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, लेकिन कुछ उपनामों से भी इन सभ्यता को जाना जाता है। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम इसको कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, क्योंकि इसका काल वही है। क्यों कहा गया? पुरातात्विक स्रोत मिले हैं किंतु इसके जो साहित्यिक स्रोत है, लिपियां मिली हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कह सकते हैं। दूसरी सभ्यता कह सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्या था? कांस्य युगीन क्यों कहा गया? देखिएगा मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु की खोज की थी वो तांबा था, तो निश्चित तौर पर उनके जो उपकरण रहे होंगे, हथियार औजार रहे होंगे वो तांबे के रहे होंगे, लेकिन तांबा थोड़ी सॉफ्ट धातु होती है, मतलब हो सकता है उनके औजार जो है मुड़ जाते होंगे ऐसा कुछ। तो धीरे धीरे उन्होंने दूसरी धातु को मिक्स करके उस तांबे को कठोर बनाया, जस्ता शीशा मिलाया और उससे एक नई धातु जो मजबूत थी कांसे। तो उपकरण जो मिले हैं अधिकांश वो कांसे से बने हुए, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तीसरा इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं, नगरीय सभ्यता, और साथ में एक नाम और जोड़ सकते हैं अपन, प्रथम नगरीय क्रांति भी कह सकते हैं इसको। इस सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहने के पीछे क्या कारण है कि सभ्यता के जो स्थल खोजे गए उसमें बड़े बड़े नगर खोजे गए। 6 बड़े नगरों की खोज हुई। कितने नगर थे? 6 बड़े नगर थे, और 6 नगर वो जो बड़े बड़े थे वो कौन कौन से थे? तो 2 नाम देखिएगा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा। कि सर गलत लिख दिया आपने, पहले हड़प्पा लिखना था फिर मोहनजोदड़ो लिखना था। नहीं, इसका कारण है, क्यों लिखा है मैंने, मैं बताऊं आपको कि हड़प्पा से भी बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद में दूसरे नंबर पे है हड़प्पा। हड़प्पा के बाद में पाकिस्तान में स्थित है तीसरा बड़ा नगर गनेरीवाला, और उसके बाद में बात करेंगे 3 भारतीय स्थलों की, तो उसमें रहेगा साहब धोलावीरा के बाद में नंबर आता है राखीगढ़ी का, और अंत में नंबर आता है कालीबंगा। चलिए राजस्थान वालों को भी कुछ तो मिलेगा। देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा ऐसे शुरुआत के दौर में 6 बड़े नगरों को खोजा गया, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। तो एक प्रश्न और निकल करके आता है कि प्रथम युग क्यों नगरीय क्रांति कहते थे, लेकिन प्रथम के बाद द्वितीय और तृतीय नगरीय क्रांतियां भी हुई हैं। पहली नगरीय क्रांति है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी नगरीय क्रांति जो कहलाती है वो महाजनपद काल को कहते हैं, क्योंकि उस समय भी नगरों का बहुत ज्यादा विकास विस्तार था, और तीसरी नगरीय क्रांति कहते हैं सल्तनत काल को। तो ये 3 नगरीय क्रांतियां ध्यान में रखनी है। अब उपनामों में आगे बढ़ता हूं मैं। इस सभ्यता को विस्तृत सभ्यता कहते हैं, विस्तृत सभ्यता। और विस्तृत सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उसकी समकालीन जो 2 सभ्यता हैं, मिस्र की सभ्यता और दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, अगर इन दोनों सभ्यताओं को मिला भी दिया जाए, क्षेत्रफल को मिला दिया जाए, तो भी सिंधु सभ्यता इनसे लगभग 12 गुना बड़ी थी, इसलिए इसे विस्तृत सभ्यता का, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है, विस्तृत सभ्यता मानी जाती है। एक नाम और जुड़ करके आता है शांति प्रिय सभ्यता। अब साहब ये क्या लॉजिक है शांति प्रिय सभ्यता? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, लेकिन एक भी हथियार, अस्त्र शस्त्र का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। इस सभ्यता से हथियार नहीं मिले हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि ये शांति प्रिय सभ्यता थी। किसी प्रकार के कोई युद्ध या लड़ाई झगड़े का कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद में इसे मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है, उपनाम के रूप में मेलुहा सभ्यता।
और मेलुआ सभ्यता ये नाम कहाँ से आया? तो मेलुआ सभ्यता इसलिए कहते हैं कि उसकी तत्कालीन जो सभ्यता रही मेसोपोटामिया की सभ्यता, उस मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो उल्लेख मिलता है मेलुआ, वो कहीं ना कहीं मेलुआ सिंधु घाटी से जोड़ करके देखा जाता है कि वो मेलुआ जो है वो सिंधु घाटी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा इस सभ्यता के बहुत से नाम, एक नाम और विशेषता दोनों जुड़ जाएगी। ये जो सभ्यता है मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। देखिएगा मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक को कैसे निर्धारित करते हैं, यानी क्या कहेंगे कि यहाँ पर माताएं ज्यादा महत्वपूर्ण थी, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक है। पितृ सत्तात्मक कैसे है, दोनों में मैं अंतर अभी बिल्कुल एकदम क्लियरली स्पष्ट कर देता हूं कि यहां से जो अवशेष मिले हैं जिनको ये आराध्य के रूप में पूजते हैं, तो मात्र शक्ति यानी मात्र देवी, देखिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है, उसके अलावा हड़प्पा से एक ऐसी महिला की मूर्ति मिलती है जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, तो उर्वरा की देवी के रूप में, प्रकृति को एक देवी के रूप में, यानी कि मात्र शक्ति को महत्व दिया गया। जबकि वैदिक सभ्यता में देखते हैं वहां के जो आराध्य है वो देवता हैं, धरती के देवता हो गए, सब आकाश के देवता हो गए, अंतरिक्ष के देवता हो गए, तो वो पितृ सत्तात्मक है, ये मात्र सत्तात्मक है। तो यहाँ हमने कुछ बातों को यहाँ जाना कि इतिहास क्या है, इतिहास के जनक किसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे लोगों के सामने आई, कौन कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं, उसके बाद में हमने कालक्रम की बात कर ली, नामकरण की बात कर ली, उद्भव की बात कर ली, और उसके बाद में हमने देख लिया कि इस सभ्यता के उपनाम क्या क्या हैं। चलिएगा आगे हम देखेंगे इस सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ और बातें, सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ और बातें क्या हैं वो बातें देखिएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये सभ्यता विस्तृत सभ्यता है, बहुत बड़ी सभ्यता है। देखिए एक काम करते हैं अपन, वीडियोस काफी लंबे बन रहे, कल का जो वीडियो बनाया था वो लगभग 1 घंटे का वीडियो बना था, तो मैं ये चाहूंगा कि आप वीडियो की लेंथ देख करके उस वीडियो को स्किप ना करें, अवॉइड ना करें। तो मैं आपकी सुविधा के लिए करता हूं, चाहे पार्ट कितने ही बनेंगे लेकिन हम उस टॉपिक को धीरे धीरे पूरा एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो अगले जो टॉपिक या इस टॉपिक से रिलेटेड अगले पॉइंट्स है उसको हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, अगले वीडियो में उसके बारे में। तो इस वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिएगा। इस वीडियो के अगले भाग में मैं आगे की जानकारी लेकर के आपके लिए बहुत जल्दी उपस्थित हो रहा हूं। थैंक यू।